हाय गाइस, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं महेश शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज का नया मॉडल पेपर यानी भूगोल का जो लिखित मॉडल पेपर है, जो बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर में भूगोल ले रखे हैं, उनके लिए आज का बहुत ही बढ़िया क्लासेस होगा। और इसमें जो भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। और आज का जो पेपर होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होगा आपका। बात करेंगे आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आते रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी के बीच से डिस्कशन किया जाता है कि कितने क्वेश्चन कैलकुलेट करके हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, तो सभी लोगों के लिए लाभदायक होगा। और आपको एक बार फिर से मैं गाइड करूँगा कि जो ये मॉडल पेपर होगा यानी कि भूगोल का, वो बहुत ही यानी कि सरल और स्वभाव तरीके से होगा। अच्छे से आपको समझने की थोड़ी कोशिश रहेगी, क्योंकि समझना और लिखना अलग अलग बात होता है। समझने में थोड़ा टाइम लगता है और आपको रटने में टाइम नहीं लगता है। तो इसे समझो और रटो में, रटने से आदमी भूल जाता है। तो रटिए मत, इसको समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस कब और कहाँ कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझिए। तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आज का मॉडल के पेपर किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर है दोस्तों। यहाँ पे आपका है बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर भूगोल। प्रश्न पत्र है आपका मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। समय आपका 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे का है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। यहाँ पे आपका होगा खंड आ, 50 शब्दों में आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में, यानी कि 50 शब्दों में होगा। सेक्शन ए में आपको केवल 10 प्रश्न करने हैं, वो भी आपको जितने भी दिया है 10 प्रश्न हैं आपके, सारे के सारे आपको यहीं से करने हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपका। पहले का फर्स्ट संभाव्यवाद। संभाव्यवाद होता क्या है, ये चीज़ें आपको समझना होगा कि भूगोल में संभाव्यवाद, मानव भूगोल की परिभाषा एट्सेट्रा जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताया जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपका देखा जाए तो प्रीवियस का मॉडल सेट उठा के देखिए तो सारे क्वेश्चन आपके बैक टू बैक पूछे गए हैं। तो इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से मैं गाइड करवा रहा हूँ कि जिससे कि आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं और पढ़ने में भी थोड़ा आपको सरल और आसानी से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए आज नया क्लास और आप लोगों के बीच में नई ऊर्जा के साथ मैं आपको एक बार सुदृढ़ क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको संभाव्यवाद होता क्या है, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा समझिए। संभाव्यवाद जो है वो आधुनिकतम विचारधारा है। इसका अभिप्राय है कि धरातल पर यानी कि सर्वत्र संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, यानी कि जो धरातल की जो सभी संभावनाएं हैं वो क्या होती हैं, संभावनाओं से ही होती हैं। यानी कि मानव ने अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास प्रत्येक में अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त की है, अतएव इसके लिए विश्व का कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। यही विचारधारा संभाव्यवाद कहलाती है। संभाव्यवाद का मतलब यही होता है कि वर्तमान समय में प्रकृति की कोई भी क्षेत्र वैज्ञानिक की राय में अछूता नहीं है। मानव प्रकृति की किसी भी स्तर की प्रतिकूलता को अपने द्वारा विकसित साधनों और उपकरणों से अनुकूलता में बदल सकता है। अतः संभावनाओं के माध्यम से ही उसने अनेक अर्धोष्ण फसलों को आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर शीतोष्ण प्रदेशों में पैदा किया है। पशुओं, पक्षियों तथा वनस्पतियों के जीन में संशोधन कर वंचित यानी कि क्लोन बनाए हैं और इंटरनेट के प्रयोग ने विश्व को छोटा कर दिया है। तो इसी वजह से संभाव्यवाद का जो निगमन माना जाता है कुछ इसी तरीके से आपका होता है। तो संभाव्यवाद आपका क्यों पूछा गया था, संभाव्यवाद आपके प्रश्न में पूछा गया था। संभाव्यवाद होता क्या है,
तो ये आपको थोड़ा समझाने के पूरा प्रयास कर रहा हूँ। फिर से एक बार आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि मानव ने जो अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, अतएव इसके लिए विश्व का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। यही विचारधारा संभाव्यवाद कहलाता है हमारा। दूसरा आपका आता है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। अब मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है इसमें आपको लिखना होगा कि मानव भूगोल के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो विद्वान फ्रेडरिक रेटजल हैं। यानी कि मानव भूगोल को जो वैज्ञानिक माने जाते हैं वो मुख्य रूप से कौन है दोस्तों, आपके ये रेटजल जी हैं, यानी कि रेटजल हैं, रेटजल जी माने जाते हैं। तो इसको अगर आप बात करें तो ये आपका किताबी भाषा में अगर बात करें तो मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजल हैं। जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल उस सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकें। यानी कि जो धरातल पे घटित होने वाली घटनाएं हैं उसे छांटकर विशेष स्थानों पे रखी जाए, यानी विशेष स्थानों की दर्जा दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। और बात करें तो मानव भूगोल को सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव की क्रिया, यानी कि जो मानव क्रियाकलाप अपना करता है, यानी कि कोई भी उसका जो कार्यकलाप है, यानी कि कार्य क्रिया है, तो ये सारी चीज़ें इसी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब कुमारी सैम्पुल जी के अनुसार कहा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये हमारा मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। आपका तीसरा क्वेश्चन आता है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के बारे में आपको हम बताएंगे थोड़ा। अब इसमें आप लिखेंगे संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति होते कहाँ हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से, संथाल जनजाति से कहते हैं। संथाल जनजाति का मुख्य निवास जो है वो जो बिहार क्षेत्र से होते हैं, यानी कि बिहार में मिलते हैं आपको। छोटा नागपुर की पठारी भाग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्रेणी में मिलेंगे आपको। संथाल जनजाति का जो मुख्य विकास क्षेत्र है वो बिहार है और बिहार राज्य का छोटा नागपुर का पठारी भाग है। इस पठारी भाग में संथाल परगना, रांची, पालामऊ तथा हजारीबाग जिले में संथाली जनजाति के प्रमुख रूप से केंद्रित हैं। ये संथाल होते हैं, संथाल जनजाति होते हैं, ये आपको मुख्य रूप से यानी कि बिहार राज्य के कुछ ज़िलों में आपको मिलेंगे, जैसे रांची हो गया, संथाल परगना में आपको मिलेंगे तथा हजारीबाग जिले में, और सारे कुछ ज़िलों में आपको मिलेंगे लेकिन थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनजाति मिलेंगे कुछ इसी ज़िलों में आपको अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद में फिर आपका इसके अलावा उत्तरी बंगाल में बीरभूम जिला, उड़ीसा में कटक जिला, पश्चिम बंगाल में जूट मिलों तथा असम के चाय बागानों में संथाली लोग तो कुछ ही जगह पे आपको मिल रहे हैं, यानी कि बीरभूम में आपको मिल रहे हैं, उड़ीसा के कटक जिला में मिल रहे हैं आपको, पश्चिम बंगाल में जूट के मिलों में और असम के चाय बागानों के संथालों में आप लोगों को सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। वर्तमान में भारत में संथाली जो जनसंख्या है वो लगभग आपको 30 लाख है। कितने में मिल रहे हैं? 30 लाख है। इस प्रकार जनसंख्या के जो दृष्टिकोण से संथाल जनजाति वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति जो है भारत की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत में सर्वाधिक अनुशासित जनजाति मानी जाती है। ये आपकी सबसे ज़्यादा अनुशासित जनजाति भी मानी जाती है और सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति के अकॉर्डिंग ये आपको रखा भी गया है। तो ये बता दें कि आपको चाय के बागानों में मिलती हैं, पश्चिम बंगाल के जूट में मिलते हैं और कुछ शाखाओं में आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो पश्चिम बंगाल के कुछ शाखाओं में मिल रहे हैं हमारे संथाल जनजाति, और उड़ीसा के कटक जिला में, तो इतने में आपको संथाल जनजाति मिलते हैं। तो संथाल जनजाति आपको समझ में आएगा कि संथाल जनजाति कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं और ये किस प्रकार की जनजाति होते हैं।
अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आखेट, यानी कि आपका चौथा क्वेश्चन आता है आखेट के प्रमुख क्षेत्र। अब आखेट का जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। आखेट के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, आखेट का जो प्रमुख क्षेत्र है वो मानव का यह प्राचीनतम उद्यम है। यानी कि बात करें तो इसमें ये उद्यम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बात करें तो उद्यम का मतलब बिहार और बिहान होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलता है। तो मानव का यह प्राचीनतम उद्यम है और यह उद्यम मरुस्थलों को छोड़कर यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों तथा अर्ध उष्णकटिबंधीय स्टेपी और निरंतर गर्म एवं तर रहने वाले निम्न अक्षांशीय विषुवतीय क्षेत्रों में किया जाता है। तो जो ये उद्यम है वो इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कितने क्षेत्रों में पाई जाती हैं? ये आपको मरुस्थलों को, जो उद्यम मरुस्थल हैं वो छोड़कर जो यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका, ध्रुव उपध्रुवीय क्षेत्रों, आर्द्र उष्णकटिबंधीय स्टेपी और निरंतर गर्म एवं तर रहने वाले अक्षांशीय विषुवतीय रेखाओं क्षेत्रों में मिलते हैं हमारे आखेटिक क्षेत्र। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाँचवा, यानी कि अनुक्रम अधिष्ठान क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है आपका, अनुक्रम अधिष्ठान। अब अनुक्रम अनुष्ठान होता क्या है, ये चीज़ें आप लोग समझ दिमाग में आता है कि ये सारे क्वेश्चन तो नए नए आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन नए नहीं, आपके सारे पुराने क्वेश्चन हैं। ये आपके प्रश्न पूछे भी गए हैं, पिछले रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इसमें सारे के सारे आपके एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए चुन चुन के आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन कब और कहाँ आपको मिले हैं। तो यानी कि अनुक्रम अधिष्ठान है क्या, ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें अनुक्रम अधिष्ठान आप लोग हेडिंग डालिए, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग के व्यवसाय को बदलता हुआ रूप ही अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है। अनुक्रम अधिष्ठान क्या कहलाता है? किसी क्षेत्र में जो निवास करने वाली मानव वर्ग की जो व्यवसाय है उसको, व्यवसाय को जो बदलता हुआ रूप दिखाई देता है। मान लो जैसे कोई हमारी दुकान है, ये दुकान हमारा जो व्यवसाय है, अब इसका बदलता हुआ रूप मतलब ये खूब विकसित कर रहा है और ये हमारी चल रही दुकान है। तो जो इसमें विकास हो रहा है, यहाँ पे विकसित और दुकानें खुली, फिर हमारे देख के और दुकानें खुली। तो ये सारे जो विकसित क्षेत्र होते हैं, यानी कि विकसित व्यवसाय क्षेत्र जो हमारे विकास रूप से होते हैं, यही हमारा क्या होता है? अनुक्रम अधिष्ठान। क्या होता है इसमें आपका? अनुक्रम अधिष्ठान। जैसे हम बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें तो मानव द्वारा भूमि उपयोग तथा संसाधन उपयोग का बदलता हुआ उपक्रम ही अनुक्रम अधिष्ठान कहलाता है। समझ में आया होगा आपको कि अनुक्रम अधिष्ठान की प्रमुख अवस्थाएं निम्न है। पहला तो आपका आता है इसमें आखेट अवस्था, यानी ये हो गया आपका आखेट अवस्था। दूसरा पशुचारण अवस्था। तीसरा कृषि अवस्था। चौथा आपका आता है खनन अवस्था। चौथा क्या आता है? खनन अवस्था। पांचवा आपका आता है निर्माण, उद्योग तथा व्यापार की अवस्था। तो ये अनुक्रम अधिष्ठान अवस्था है, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार से पाई जाती हैं। उपर्युक्त अर्थव्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि मानवीय अर्थव्यवस्थाओं का एक अनुक्रम रहा है जिसके अनुसार विभिन्न अधिष्ठानों का विकास क्रमानुसार हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि मानव व्यवसाय के अनुक्रम का उल्लेख कीजिए। मानव व्यवसाय के अनुक्रम का उल्लेख कीजिए। मानव व्यवसाय के अनुक्रम का उल्लेख में आपको क्या मिलेगा? छठवां क्वेश्चन हो गया, पांचवा मैंने बताया। पहले में संभाव्यवाद, दूसरे में मानव भूगोल की परिभाषा, तीसरे में संथाल, उसके में आखेट की जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो आपको मैंने बताया कहाँ कहाँ पे हैं। ध्रुवीय क्षेत्र पे है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलती हैं, यानी कि पोलर फॉर्म जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में फिर आपका आता है अनुक्रम अधिष्ठान के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें मानव पशुचारण के अनुक्रम का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि मानव व्यवसाय के अनुक्रम को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा गया है।
जो मानव व्यवसाय के अनुक्रम है वो निम्नलिखित से बांटा गया है। पहला आपका इसमें दे रखा है आखेट अवस्था, यानी कि अनुक्रम, जो अनुक्रम अधिष्ठान है वही मानव व्यवसाय के अनुक्रम का उल्लेख है। उसमें आपको पहला आपका हो गया आखेट अवस्था, दूसरा इसमें आपका हो गया पशुचारण अवस्था, तीसरा आपका आता है खनन अवस्था, चौथा आपका आता है कृषि अवस्था और पांचवा आपका आता है निर्माण उद्योग तथा व्यापार की अवस्था। तो ये आपकी 5 अवस्थाएं थी मानव व्यवसाय के अनुक्रम का उल्लेख, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपका सेम। लेकिन क्वेश्चंस देखिए, बड़ी देखने वाली बात है कि क्वेश्चंस आप देखिएगा सेम आपको भटकाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे घुमाया गया है यहाँ पे, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे घुमाया गया है। दोनों के आंसर सेम बट क्वेश्चन आपके अलग अलग। तो कुछ इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके पेपर में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलने वाले होते हैं और ना ही कोई बताने वाला होता है कि किस क्वेश्चन को कैसे कैसे आपको मिलते रहते हैं। क्वेश्चन आपका एक लेकिन उसके आंसर एक लेकिन क्वेश्चन अलग अलग। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब आपका 7वां जो क्वेश्चन आता है इसमें वो दे रखा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का नाम बताइए। अब आपका था उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताइए। अब उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो हैं कौन कौन से, आइए आपको हम बताते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय का बात करें तो जो उष्ण होता है, यानी कि जहाँ पे हल्की ठंडी हल्की गर्मी होती है उसका मैदान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा, पहला तो आपका आता है उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है। कौन कौन सी घासें हैं वो दक्षिण अमेरिका में मिलेंगी, निकम्पास और लानोज, ये दोनों आपका क्षेत्र मिलते हैं घास के मैदान जो हैं। उसका में ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड में है, यानी कि दूसरा आपका आता है यानी कि आइसलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की जो क्वींसलैंड में है वो डाउनलैंड की होती है। तीसरा आपका आता है इसमें अफ्रीका में सवाना कहते हैं, अफ्रीका में जो हमारा घास का मैदान है वो उसे कहते हैं हम सवाना। ये तीनों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तीनों आपको याद जब यानी कि अपने मुख में याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके बार बार, आपको बात करें तो वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर आपको इस तरीके से कहते घुमाता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो आपको सरल स्वभाव में इसी तरीके से आपको बताएं कि दक्षिण अमेरिका में हमारी कंपास है और लानोज है, फिर ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में आपको डाउनलैंड मिलता है, उसका अफ्रीका में हमारा सवाना मिलता है। ये तीनों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब दिखने में लगते हैं आपको। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन क्या है? अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें दोस्तों इसमें आपका आएगा वातावरण समायोजन से आप क्या समझते हैं। वातावरण समायोजन में आपका होगा कि वातावरण समायोजन से अभिप्राय वातावरण के तालमेल बैठाने से है। वातावरण तथा मानव वर्ग के पारस्परिक संबंधों में वातावरण का प्रभाव प्रमुख रहता है। वातावरण का मतलब होता है, वातावरण का मतलब दोस्तों क्या होता है? वातावरण का मतलब होता है हमारे यहाँ का जलवायु। क्या होता है? जलवायु यानी कि कभी गर्मी कभी सर्दी, मान लो अभी गर्मी चल रही है, फिर बरसात आएगा, फिर ठंडी आएगी, तो इस तरीके से आपका वातावरण होता है। तो कभी गर्मी का रुख ले लेती है, कभी कभी ठंडी का रुख ले लेती है, फिर कभी बारिश पड़ने लगती है। तो इस तरीके से आपका वातावरण होता है, यानी कि यहाँ पे इसी तरीके से बताएगा कि वातावरण जो समायोजन है वो वातावरण के तालमेल बिठाने से है। वातावरण तथा मानव वर्ग के पारस्परिक संबंधों में वातावरण का प्रभाव जो है वो प्रमुख रहता है आपका। और मानव वर्ग अपने अनुकूलन तथा
वातावरण के रूपांतरण तथा वातावरण समायोजन करता है। यही नव निश्चयवाद विचारधारा का मूल है। प्रकृति द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंदर मानव अपनी छांट द्वारा, यानी कि अपनी छांट द्वारा अपनी शक्ति, रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को रूपांतरण करके उसमें समायोजन करता है। मान लो कोई ठंडी हो गई, फिर ठंडी को आपने सहन कर लिया, उनकी उसमें छांटना आ गया। जैसे मान लो उसमें आपने ठंडी चल रही है, ठंडी में आप किसी तरह ठंडी बिताया, गर्मी आई, गर्मी भी हल्के हल्के आपको गर्मी लगी, फिर अत्यंत गर्मी होने लग गई। उसके बाद में गर्मी होने के बाद फिर आपको बरसात हो गई, तो बरसात भी होने लगी, तो बरसात से भी परेशान होंगे। तो इसी तरीके से आपका जो वातावरण का समायोजन करते हैं, यही आपका समायोजन होता है। यानी वातावरण समायोजन में संबंध में फ्ल्यूहर, कार्ल सावर और बुलरिज तथा ईस्ट ग्रिफिथ टेलर आदि विद्वानों ने विस्तृत रूप से अपने अपने विचार दिए हैं, कुछ इस तरीके से। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि मानव भूगोल, यानी कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या हैं। मानव भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं वो निम्नलिखित मूल रूप से निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल आप लोग समझते हैं कि आर्थिक भूगोल होता क्या है, जिसमें हमारी आर्थिक की बात करें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है भूगोल की, वो सारी चीज़ें को गणना करता है। दूसरा आपका आता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या की बात करें तो हमारे में जिसमें जनसंख्या की गणना की जाती है हमारे भारत में, फिर विश्व में, तो ये जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं और जनसंख्या की वजह से क्या चीज़ें हैं, इसके निवारण क्या हैं, जनसंख्या से होने वाले लाभ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जनसंख्या भूगोल से ही प्राप्त होती है। तीसरा बस्ती भूगोल या ग्रामीण एवं नगरीय। अब बस्ती भूगोल की बात करें तो जो हमारे यानी कि ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, शहरी क्षेत्र हो गया, उसके बाद में फिर इसके तालमेल हैं वो देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकी ग्रामीण एवं नगरीय में मिलते हैं। फिर चौथा आपका आता है राजनीतिक भूगोल, यानी कि राजनीतिक भूगोल में आपको पॉलिटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि पॉलिटिक्स से संबंधित मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर पांचवा आपका आता है नेक्स्ट सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल में आपको सैन्य भूगोल में आपको ये सारी चीज़ सिखाया जाएगा, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में, यानी कि जो सैनिक होते हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण में, तो उसमें आपको भूगोल मिलते हैं। फिर छठा आपका आता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में जैसे मान लो आपका ऐतिहासिक भूगोल में आपका आ गया पहले की जो आपके भूगोल से मिले थे, यानी कि ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपके ऐतिहासिक भूगोल में आते हैं। उसके बाद फिर आपका सामाजिक भूगोल हो गया। समाज के सोशल डिपार्टमेंट में कि सोशल में आपको क्या चीज़ें सोशल में क्या हो रही है, यानी कि सामाजिक में क्या मिल रही हैं। फिर आपका आता है सांस्कृतिक भूगोल आदि। आठवां आपका आता है सांस्कृतिक, यानी कि सांस्कृतिक अलग अलग राष्ट्र का अलग अलग संस्कृति होता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग संस्कृति होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट 10वां नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक होता क्या है ये भी आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। मानव विकास के स्तर को मानव विकास सूचकांक द्वारा मापा जाता है। मानव विकास का जो स्तर है वो मानव विकास के सूचकांक द्वारा माना जाता है। वास्तव में मानव विकास सूचकांक जीवन की गुणवत्ता के गैर आयामों को मापने का एक उपकरण है। यह विकास के 3 अंगों का संयुक्त सूचकांक है। पहला दीर्घायु, दूसरा आपका शिक्षा आता है, तीसरा ज्ञान और तथा चौथा आय। ये दीर्घायु जनसंख्या को जन्म के जीवन समय प्रत्याशा में से प्रदर्शित होती हैं। शिक्षा प्राप्ति 2 शैक्षणिक संरचरों वयस्क साक्षरता तथा विद्यालय शिक्षा के औसतन वर्ष का भारित औसत है। शिक्षा प्राप्ति के तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने का उस सामर्थ्य में है जिसकी
सहायता से मनुष्य सामुदायिक जीवन में घुल मिल सके तथा उसमें भागीदार बन सके। आय से तात्पर्य मनुष्य की वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने की सामर्थ्य है। तो ये आपका होता है मानव भूगोल का सूचकांक। तो मानव भूगोल को मानव विकास सूचकांक आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे यानी कि खंड आ का आपका सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके क्लियर किया है। इसमें आपको सारी चीज़ बताया गया है। दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और आने वाले प्रीवियस ईयर की बात करें तो आप लोग पेपर उठा के भी दे सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल रहे हैं। खंड बा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। इसमें आपका पहला आएगा दूसरा नंबर कि पर संभाव्यवाद पर टिप्पणी लिखने की, पर संभाव्यवाद पर टिप्पणी लिखिए। अब दोस्तों आप लोग समझ में आएगा कि पर संभाव्यवाद होता क्या है। पर संभाव्यवाद ये होता है दोस्तों कि द्वितीय, आप लोग लिखेंगे इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानव भूगोल की जो विचारधारा में यानी कि अभूतपूर्व परिवर्तन आने लगे। मानव द्वारा तेजी से प्रकृति पर विजय का नारा बुलंद किया जाने लगा। इसी संदर्भ में नियतिवाद के पश्चात विकसित संभाव्यवाद एवं नवनियतिवाद का भी गौड़ मानकर कतिपय मानव भूगोल के विद्वानों ने संभावनावाद का नारा बुलंद किया है। उसका अंत इसमें आपको लिखना होगा कि इस तथ्य के आधार पर वर्तमान मानव ने इतने उच्च स्तर पर वैज्ञानिक शोध द्वारा सफलता प्राप्त की है कि सर्वत्र मानव के लिए संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। अब प्रकृति का कोई भी क्षेत्र वैज्ञानिकों विशेषकर अमेरिकी वैज्ञानिकों की राय में अछूता नहीं है, यानी कि कोई भी उसमें कमी नहीं रह गई है। मानव प्रकृति के किसी भी स्तर की प्रतिकूलता को अपने द्वारा विकसित साधनों एवं उपकरणों से अनुकूलता में बदल सकता है। अतः संभावनाओं के माध्यम से ही उसने अनेक अर्धोत्कर्ष फसलों को आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक मान बनाकर शीतोष्ण प्रदेशों में पैदा किया है और कई पशुओं व पक्षियों तथा वनस्पतियों के जीन यानी कि वनस्पतियों के जीन में संशोधित कर वांछित क्लोन विकसित कर उसे नई नस्लें प्राप्त की है। यही नहीं, ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर मानव ने अपने विकास में प्रकृति के समान ही नियंत्रण तंत्र का विकास कर दिखाया है। यही नहीं, मानव में अत्याधुनिक इंटरनेट प्रणाली का विकास कर विश्व के किसी भी भाग में कोई खोज को विश्व के अन्य सुदूर भागों में हो रही ऐसी खोज व शोध को समायोजित कर विकास के कार्य में विशेष गति प्रदान कर उसे बहुआयामित बनाया। निर्विवाद रूप से आज का विज्ञान तंत्र बहुपक्षीय, बहुआयामित एवं विशिष्ट परिणामों वाला एवं मानव प्रकृति सभी जीवों के प्रत्येक पक्ष प्रभावित करता रहा है। इसी आधार पर मानव के लिए सर्वत्र संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। वह प्रकृति की प्रत्येक प्रतिकूलता की अनेक विधियों से संशोधित कर क्षेत्र व प्रदेशवार सुधारता है। इतना सब कुछ होते हुए भी मानव के प्रदूषण के भूत की बीमारियां एवं मानव द्वारा सृजित अनेक प्रतिकूलताओं को जीतना भी स्वयं मानव के लिए बड़ी चुनौती है। अतः जहां मानव प्रकृति की चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रहा है, वहीं आज कई कठिनाइयाँ या प्रतिकूलताएं एवं स्वयं मानवचरित समस्याएं एवं राग की विभीषिकाएं मानव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर मुँह बाएं खड़ी है। अतः मानव की शांति प्रकृति की भांति डींगे नहीं हाँककर, विजय का जश्न नहीं मनाकर धैर्यपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। यही क्षेत्रों के आज भी जश्न मनाकर कई क्षेत्रों में आज भी प्रकृति के
क्रियाकलाप अजेय ही माने जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका यानी कि प्रसंभाव्यवाद पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। प्रसंभाव्यवाद का मतलब यही होता है जो प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय पा सके, यही हमारा प्रकृति यानी कि प्रसंभाव्यवाद होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा कि पार्थिव एकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पार्थिव एकता की जो पार्थिव एकता होता क्या है, पहले चीज़ तो ये समझिए आप कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता वान हम्बोल्ट ने किया। यानी कि पार्थिव जो एकता है इसका जो प्रतिपादन किया वो जर्मन भूगोलवेत्ता वान हम्बोल्ट ने किया। बाद में कार्ल लिटर, रेडजल, शैम्पुल तथा ब्लास आदि विद्वानों ने भी इस सिद्धांत में समर्थन किया है। इस सिद्धांत का आशय है कि विश्व के समस्त भौगोलिक तथ्य, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, यानी कि जड़ हो या चेतन, मान लो दोस्तों आपका कोई जड़ हो या चेतन, जैसे मान लो कोई हमारा ये पेड़ हो गया, इस तरीके से ये आपका पेड़ हो गया, इसका चाहे जड़ हो, ये मान लो जड़ हो गया आपका नीचे पहला, चाहे ये आपका चेतन हो गया, किसी भी चीज़ के एक दूसरे में आपस में संबंधित होते हुए तथा इनमें से किसी भी तथ्य का स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। भूपटल की बाह्य विषमता के बावजूद उसके सभी तत्व परस्पर अंतर संबंधित मिलते हैं। पार्थिव एकता सिद्धांत जो है वो के यानी पार्थिव एकता सिद्धांत के संदर्भ में प्रमुख भूगोलवेत्ता के विचार, ये आपका हेडिंग हो जाएगा कि पार्थिव एकता सिद्धांत के संदर्भ में प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के विचार, ये आपके हेडिंग में लिखना होगा। इसमें आपको पार्थिव एकता सिद्धांत के प्रतिपादन हम्बोल्ट ने अपने ग्रंथ यानी कि कॉस्मॉस, यानी कि हम्बोल्ट का जो प्रमुख पुस्तक है वो क्या है दोस्तों आपका, ये है कॉस्मॉस, आपको कॉस्मॉस में पृथ्वी को एक जैविक तथा इनकी अविभक्त इकाई मानते हुए लिखा था कि समस्त विश्व में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही जीवन पत्थरों, पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए मिलता है। रेटजल ने अपनी पुस्तक यानी कि एंथ्रोपोजियोलॉजी यानी कि एंथ्रोपोजियोग्राफी में स्थान स्थान पर पार्थिव एकता की विचारधारा का समर्थन किया है। उन्होंने पृथ्वी को संपूर्ण रूप से मानते हुए उनमें एक एकता का अनुभव किया है। उन्होंने बताया है कि जो भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि मान लो कोई भूपटल पे हमारे जो मानव द्वारा किए गए कार्य पर उसके संदर्भ में यानी कि उसके विषय में हम कुछ भी बताते हैं, इसे अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता का दर्शन होते हैं। यहीं पे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास के अनुसार कहा गया है कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। मानव भूगोल की घटनाएं पार्थिव एकता में संबंधित है तथा मात्र इसी के द्वारा इनकी व्याख्या की जा सकती है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि भौगोलिक तथ्यों का पूर्ण रूप से अध्ययन करते समय वह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि वातावरण के विभिन्न तथ्य परोक्ष या अपरोक्ष रूप में आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोई भी परिस्थिति या भौगोलिक दशा स्वयं में अकेली नहीं होती, वरन इसका जन्म और विकास बहुत से तथ्यों के जटिल समूहों में होता है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पार्थिव एकता में कुछ निम्न उदाहरण इस सिद्धांत को समझने के लिए पर्याप्त है। पहला क्या है आपका दोस्तों, पहला है कि वायुमंडल के विभिन्न तत्व आपस में संबंधित होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का ताप का आसमान वितरण होता है। सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या है, आसमान रहता है, आसमान वितरण होता है।
जिसमें पृथ्वी पर विभिन्न वायुदाब पेटियाँ बनती हैं, जिसमें फलस्वरूप हवाओं की दिशा एवं वेग निर्धारित होते हैं, जिसमें हिम का वितरण एवं मात्रा निश्चित होती है। वर्षा का जल नदियों द्वारा समुद्र में एकत्र हो जाते हैं और पुनः सूर्य के प्रकाश में उक्त समस्त क्रियाएं होकर समुद्र का पानी बादल और नदियों की यात्रा करते हुए समुद्र में आ जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि वातावरण के विभिन्न तत्व आपस में संबंधित होते हैं। ये पार्थिव एकता के अंतर्गत आता है आपका। यानी कि टोटल बात करें तो कोई भी अगर आपका जो होता है, यानी कि कोई भी आपका वायुमंडल से जो संबंधित होते हैं, यानी कि हवा हो या जल हो या फिर वायु हो, जो भी आपका होता है वो आपको एकत्र होकर समुद्र में मिलता है और वहीं से आपको फिल्टर करके फिर आपको वहीं से मिलता है। यानी कि सारी चीज़ें अगर आप बात करें तो एक ही जगह से स्टार्ट होता है, फिर वहीं पे आके गिरता है। फिर दूसरा आपका आता है इसमें कि पर्वत और नदियाँ सर्वथा विभिन्न इकाइयाँ जान पड़ती हैं, लेकिन इनमें भी परस्पर गहरा संबंध होता है। नदियाँ पर्वतों से मिट्टी लाकर यानी कि भूद्रोड़िया या निचले भूभागों में एकत्र किया करती हैं। पर्वत घिसते हैं, समुद्र तल भरते हैं। सहस्त्रों वर्षों में यही समुद्र तल में पड़ी हुई मिट्टी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को प्रभाव से नवीन मोड़दार पर्वतों में परिवर्तित हो जाती हैं और यहाँ एक समय क्षितिज सागर का उपस्थित थी और यह कालांतर में हिमालय जैसी उच्च पर्वत श्रेणियाँ खड़ी हो गई। इस महान परिवर्तन के पीछे किसका हाथ है? उत्तर में मिलता है, यानी कि उत्तर मिलता है नदियों का। फिर नदियों के स्रोत कहाँ हैं? उत्तर है। पर्वतों में इससे स्पष्ट हो जाता है कि पर्वत और नदियों को जो विभिन्न इकाई दिखाई देता है उनमें हम पारस्परिक गहरा संबंध वास्तव में एक अस्तित्व ही दूसरे पर निर्भर करता है। तीसरा, चट्टानों में मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी वनस्पति को जन्म देती है और वनस्पतियाँ पर जीव जंतुओं का जीवन निर्भर करता है, अतः चट्टानों और जीव जंतुओं से संबंध होता है। फिर चौथा आपका आता है इसमें दोस्तों कि वनस्पति संसार में पार्थिव एकता सिद्धांत का तीव्र स्वर सुनाई पड़ता है और जलवायु प्रदेशों को अपनी अलग प्रकृतियों वनस्पति होती है। विषुवतरेखीय वनों में वर्षा तथा तापक्रम की जो निरंतर अधिकता के फलस्वरूप की सदाहरित वनस्पति का बाहुल्य रहता है। बड़े बड़े पेड़, लंबी शाखाएं, सघन पत्तियां और नीचे बेले की झाड़ियां होती हैं। इसके विपरीत मरुस्थल की शुष्क जलवायु में वनस्पति का अभाव सा दिखाई पड़ता है। गर्म शुष्क जलवायु एवं यत्र तत्र कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। इन दोनों उदाहरणों में जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति और पारस्परिक संबंध आपस में स्पष्ट हो जाता है। पांचवा आप लिखेंगे इसमें कि मानव तथा जलवायु में भी एक घनिष्ठ संबंध होता है। संपूर्ण संसार में 50% भाग अत्यंत शीत, अत्यंत शुष्कता और अत्यंत आर्द्रता एवं उष्णता के कारण मानव अधिक उपयोग नहीं है और इस मुश्किल में 2 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनघनत्व है और यहाँ पर जलवायु संबंधी कठोरताएं नहीं है। जनसंख्या अधिक घनी है और यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्रों में मानव बस्तियाँ मधुमक्खी के छत्तों के रूप में दिखाई पड़ती हैं और यही कारण है कि किसी क्षेत्र के उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार के निश्चित करती हैं तथा मानव संस्कृति को प्रभावित करती हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों चौथा आपका आता है मत्स्य। चौथा आपका आएगा इसमें मत्स्य व्यवसाय है तो अनुकूल भौगोलिक दशाएं। अब मत्स्य व्यवसाय में आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताएंगे। इसमें आपका आएगा कि मछली पकड़ना मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है, क्योंकि मछली जो पकड़ना है वो मानव का प्रमुख व्यवसाय है। मछली एक सस्ता, सुलभ एवं पौष्टिक खाद्य है। इसी कारण वर्तमान समय में भी यह मानव भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या तीव्र से बढ़ रही है
और कृषि संसाधन हमारी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में मत्स्य उद्योग का यानी कि महत्व बढ़ता जा रहा है। मछली के प्रयोग में हमें पौष्टिक मिलता है, साथ ही साथ लाखों लोग जीविका का अध्ययन भी मिलता है और निर्यात करने से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा से प्राप्त होता है। मत्स्य उद्योग हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दिशाएं प्राप्त होनी चाहिए। पहला आता है इसमें आपका कि शीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मछलियाँ अधिक विकसित होती हैं और अधिक समय तक विकृत भी नहीं होती। दूसरा, मछली पकड़ने के लिए महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे उथला सागर होना चाहिए, जहाँ सूर्य की किरणें पहुंचकर मछलियों के भोजन यानी कि प्लैंकटन का निर्माण कर सके। तीसरा, उष्ण व शीत जलधाराओं का मिलन स्थान मत्स्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ प्लैंकटन के लिए अनुकूल दिशाएं विद्यमान हो जाती हैं। चौथा, ताज़ा जल की उपलब्धता नदियों द्वारा होनी चाहिए। कटा फटा समुद्री किनारा होना चाहिए। कुशल एवं साहसी नाविक होने चाहिए। स्थानिक मांग व विचार की विकटता होनी चाहिए। फिर मछलियाँ पकड़ने के लिए नवीन उपकरण तथा जाल, स्वचालित नौकाएं, स्टीमर, ट्रॉलर आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। शीत भंडारों का उचित प्रबंध होनी चाहिए ताकि मछलियाँ अधिक दिनों तक सुरक्षित रखी जा सकें। चूँकि मछलियाँ जल्दी खराब होने वाली चीज़ें, इसलिए तीव्रगामी परिवहन की सुविधाएं होनी चाहिए। मत्स्य पकड़ने एवं संग्रहण क्षेत्रों में मछली से संबंधित सहायक उद्योगों का भी विकास होना अत्य आवश्यक है। मछलियों को सुखाकर डिब्बों को यानी कि डिब्बे में बंद करना, तेल निकालना, खाद बनाना आदि सहायक उद्योगों का विकास हो जाने से मछलियों के स्थानीय खपत में वृद्धि हो जाती है। फिर पांचवा क्वेश्चन आपका आता है कि पांचवा क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, नगरीय तथा ग्रामीण भेद में अब इसमें आपको हम बताएंगे नगरीय तथा ग्रामीण भेद में ज्ञात कीजिए। यानी कि आंसर में आपको लिखना होगा इसमें आपका एक तरफ तो आप डालेंगे कि नगरीय तथा ग्रामीण अधिवास के भेद डेस्टिनेशन यानी कि डिस्ट्रिक्शन बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टेटमेंट यानी कि सेटलमेंट। नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों के से अपने कार्यों से भिन्न होते हैं। ग्रामीण अधिवासों से आधार कृषि होता है, जबकि नगरीय अधिवासों का आधार उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार होता है। ग्रामीण अधिवासों से इनकी भिन्नता निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। ग्रामीण अधिवास में और नगरीय अधिवास में अंतर क्या है? पहला, गाँवों का बसाव विरल अव्यवस्थित होता है, जहाँ गली नली और प्रकाश चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, और यही नगरीय में होती है और अवेलेबल होती है। यानी कि नगरों में बसाव सघन व्यवस्थित होता है, नाली, प्रकाश व चिकित्सा, पार्क, स्कूल, अस्पताल, सिनेमा हॉल आदि प्रकार की व्यवस्था होती है। दूसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा न के बराबर होती है। यहाँ पर मानव को सभ्य व विकसित साधन की समुचित प्रबंध नहीं है। यहाँ पे आपको नगरीय में की बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तीसरा, यानी कि ग्रामीण अधिवास में कि गाँव में प्रशासन के केंद्र सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन तथा न्यायालयों की सुविधा नहीं है, और यही चीज़ें यहाँ पे सर्वत्र यानी कि उपलब्ध होता है। चौथा, गाँव की में जनसंख्या का घनत्व तो कम है और नगरों में यही जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण ना के बराबर होता है। स्वच्छ वायु में सांस लेते हैं गाँव में, और यही शहरों में बात करें तो सर्वाधिक समस्या होती है प्रदूषण की। सांस लेने में सर्वाधिक प्रदूषण होता है और वायु में सांस लेने की तरस जाते हैं अच्छी यानी कि स्वच्छ वायु के लिए हम तरस जाते हैं। छठवां आता है कि गांव में प्रायः मूल निवासी ही रहते हैं, बाहरी लोग का अभाव रहता है, और नगर में अनेक धर्मों के केंद्र होते हैं, यहाँ देश विदेश के लोग भी आकर बस जाते हैं। तो ये आपका होता है पांचवा आंसर की नगरीय तथा ग्रामीण में भेद क्या है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण से नगरीय भी चेंज है और नगरीय से ग्रामीण भी चेंज है। कुछ चीज़ें आपको ग्रामीण में मिलेगी जो आपको नगरी में नहीं मिलेगी, लेकिन नगरों में नहीं मिलेगा, और कुछ चीज़ आपको तो नगरों में नहीं मिलेगी लेकिन ग्रामीण में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको अब तो विकासशील हो गया, ग्रामीण में भी विकसित कर रहे हैं सारी चीज़ें।
उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्थानांतरण कृषि की विशेषताएं बताइए। अब इसमें आपको लिखना होगा स्थानांतरण यानी कि स्थानांतरणशील कृषि की विशेषताएं में प्रारंभिक निर्वहन कृषि सबसे विस्तृत ढंग की होती है। जो स्थानांतरण कृषि होती है वो प्रारंभिक निर्वहन कृषि सबसे विस्तृत ढंग की होती है या अधिकतर उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है। यह कृषि 3 विस्तृत प्रदेशों में मिलती है। पहला तो आपका मिलेगा कि संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के पार प्रशांत तट अमेरिका एवं दक्षिणी मैक्सिको तक। दूसरा आपको मिलेगा सहारा के दक्षिण मध्य पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीका में तथा मेडागास्कर में तथा अन्य क्षेत्रों में। फिर तीसरा आपका आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुमात्रा, बोर्निया, न्यू गिनी एवं न्यू हेब्रिडीज आदि द्वीपों में, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड के आंतरिक भागों में, समीपवर्ती भारत तथा चीन के क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि की जाती है। प्रारंभिक निर्वहन कृषि उद्यम इतने बड़े भूभाग पर विस्तृत है तथापि इससे विश्व की बहुत कम जनसंख्या का भरण पोषण हो जाता है तथा इसमें विश्व बाजार का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह कृषि विस्तृत 3 प्रकार की होती है। पहला तो आता है आपका स्थानांतरणशील कृषि, दूसरा अर्ध स्थानांतरण कृषि तथा तीसरा आपका आता है, इनमें कृषि बहुत व्यापक है। स्थानांतरणशील कृषि में आपको किसान अपना खेत तथा निवास स्थान बराबर बदलता रहता है। अर्ध स्थानांतरणशील पद्धति में किसान का निवास स्थान तो अस्थायी रहता है पर खेत बदलते रहते हैं। अस्थायी कृषि खेत में तथा निवास स्थान सभी अस्थायी होते हैं। और स्थानांतरणशील कृषि के कई स्थानीय नाम हैं, जैसे मलाया तथा हिंदेसिया से इसे लद्दाख, फिलीपाइन में कैगीन, लंका में चेना, रेडिसिया में मिल्पा तथा सूडान में न्यासू कहते हैं। स्थानांतरण कृषि को कुछ लोग यूरोप में नए प्रस्तर युग में प्रचलित कृषि के नाम पर स्वीडन कृषि भी कहते हैं। स्वीडन का वास्तविक अर्थ होता है वह खेती जिसमें आग द्वारा वनों को जलाकर खेत बनाए जाए। यानी कि स्थानांतरणशील कृषि को विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस कृषि में उपयुक्त जगह पर जंगल साफ करके किसान खेत बनाते हैं। इस खेत पर 2 साल खेती करने के बाद जब उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं और दूसरी जगह खेत बनाते हैं। इस प्रकार खेत बराबर बदलते रहते हैं और इस प्रकार की कृषि किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में अल्पांश पर ही होती है। खेत जंगल में छिटपुट बिखरे होते हैं और इस कृषि में केवल दूसरा आपका आता है इसमें कि इस कृषि में केवल फसलें उगाई जाती हैं। पशुपालन जो है नागन्य होता है। फसलों में खाद्य फसलों की प्रधानता रहती है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा तथा धान प्रमुख फसलें हैं। मक्का अमेजन घाटी तथा मध्य अमेरिका में, ज्वार बाजरा अफ्रीका तथा धान एशिया में पैदा किया जाता है। मैनियाक, याम तथा ईख यानी गौड़ फसलें होती हैं। इसके अतिरिक्त मूंगफली तथा सेम यानी जिसे कहते हैं बीन्स आदि जात के फसलें भी उपजाई जाती हैं। टमाटर, ककड़ी, केला भी साथ साथ उगाए जाते हैं। पशुओं के नाम पर केवल मुर्गी आदि पाली जाती है। तीसरा आपका आता है कि इस कृषि में खेत जोतने के साधनों का उपयोग नहीं होता है। सिर्फ खुरपी अथवा नुकीली लकड़ी आदि से खेत को खोदकर उसमें बीज डालते हैं। बोने के बाद साधारण निराई गुड़ाई के अतिरिक्त फसल उपजाने के लिए अन्य कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में पूंजी तथा श्रम दोनों नाम मात्र को लगते हैं। फिर आपका आता है चौथा कि कृषि की उपज बहुत कम होती है। खेती की उपज जो है वो किसान परिवार को साल भर भरण पोषण मुश्किल से होता है। अतः किसान मछली मारकर, शिकार करके अथवा वन से खाने लायक वस्तुओं का संग्रह करके
भी जीवन यापन करते हैं। अतः किसान की जो आर्थिक स्थिति वो निम्नतम यानी कि संभव स्तर की होती है। उपर्युक्त विशेषताओं से यह संकेत मिलता है कि इस प्रकार की कृषि बड़ी ही प्रारंभिक तथा अव्यवस्थित है, पर कई विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि वास्तव में यह कृषि पद्धति अपने में बड़ी यानी कि व्यवस्थित है तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय वातावरण में अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं, और इसी कृषि की वास्तविक स्वरूप इसकी प्रक्रिया में झलकता है। तो ये रहा आज का आपका ये टॉपिक था स्थानांतरण कृषि की विशेषताएं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको विशेषताएं बताया। अब आपका यानी कि सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ, सेक्शन ए कंप्लीट करवाया, सेक्शन बी के आपको यानी कि 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार यानी कि 2, 3, 4, 6 आपको मॉडल पेपर दिया रहा है, तो बार बार क्वेश्चंस के जरिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका आता है कि केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको, 5 शब्दों में करने हैं। 7वां कहता है इसमें मानव अधिवासों के प्रकार बताइए एवं प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया और सरल स्वभाव का क्वेश्चन है इसमें आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 8वां क्वेश्चन इसमें आपका देखा है मानव के कर्मिक विकास का वर्णन कीजिए। अब मानव के जो कर्मिक विकास हैं वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, और मानव के जो अधिवास के प्रकार हैं वो भी आपको बताया, और इसके जो प्रतिरूप हैं, जैसे अधिवास में आपको समझते हो कि जहाँ निवास करते हैं, जो उनकी अपनी घर हैं, जैसे मान लो मकान हो गया, कच्चा मकान हो गया, उसके बाद में झोपड़ी में, उसके बाद में फिर अपना अपना गुफा बना के कुछ इस तरीके से रहते थे। तो जैसे भी जिसको अधिवास जैसे होते हैं, जैसे मान लो जनजातियाँ हो गई आज की, तो वो भी अपना अपना अलग अलग तरीके से पहले क्या करते थे, झोपड़ी और झुग्गियाँ बना कर रहते थे। उसके बाद फिर आपका आता है मानव के कर्मिक विकास का वर्णन कीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन मानव अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति एवं अनुक्रम की विवेचना कीजिए। और 10वां आपका था कि मत्स्य उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए विश्व में उसके प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चारों क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो यानी कि 2-2 क्वेश्चन करके अपडेट करा दूंगा, जो आपको पेपर में सूटेबल और अच्छे से देने में आसानी होगी पेपर देने में आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आपके अपडेट करा देंगे। और वीडियो जो दोस्तों अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले क्वेश्चंस यानी आने वाले वीडियो में और अच्छे तरीके से और अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर तैयार करके आपको ज़रूर बताएंगे। और जो भी आपको नहीं समझ आए ज़रूर वीडियो को देखें, और जो भी आपको क्वेश्चन यानी कि फंसने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो रही है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको दोबारा वो चीज़ें क्लियर करूँगा और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो में उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों।